गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने जो कोर्स की बात कर रहे थे तो अपने एपिडेमियोलॉजी का अपना चैप्टर पढ़ा था। अपनी एक क्लास पिछली एक क्लास हुई थी जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था एपिडेमियोलॉजी के बारे में। अपने कोर्स के अंदर है इसमें एपिडेमियोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। तो इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था, अपन ने पढ़ा था इसका जनरल टर्म पढ़ लिया था, इसका जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या पढ़ा था कि एपिडेमियोलॉजी होता क्या है, एपिडेमियोलॉजी होता क्या है। तो एपिडेमियोलॉजी होता क्या है, तो इससे पहले अपन ने क्या चीज़ पढ़ी थी कि एपिडेमियोलॉजी को अगर पढ़ना है तो उससे पहले अपने को किसका पता होना चाहिए, एपिडेमिक का। एपिडेमिक क्या होती है, एपिडेमिक ये क्या होता है कि डिजीज़ को, अगर कोई बीमारी को अपन क्षेत्र विशेष के आधार पे या रीजन के आधार पे इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि उसका अपने क्या करते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिजीज़ का या फिर उस डिजीज़ के फैलने के आधार पर अपन अगर उसका क्लासिफाइड करें बीमारी को, तो उसको अपने इस प्रकार से कर सकते हैं कि एक तो नाम लेते हैं जिसके अंदर एपिडेमिक, एक होता है पेंडेमिक, एक होता है स्पोरेडिक, और ये क्या होगा एपिडेमिक, और एक एंडेमिक। ये चार प्रकार का इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो इसके अंदर एक एपिडेमिक का टर्म आता है। तो एपिडेमिक अपने लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अपने किसको पढ़ना है, अपने एपिडेमियोलॉजी को। एपिडेमिक का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई बीमारी, कोई रोग, कोई क्षेत्र विशेष के अंदर, लिमिटेड कोई क्षेत्र विशेष के अंदर रहता है और उसका क्या होता है कि वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में होता है। डिस्ट्रक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला, डिस्ट्रक्टिव और सीवियर फॉर्म के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला, यानी कि बहुत सारी पॉपुलेशन को एक साथ डैमेज करने वाली इस प्रकार की जो बीमारी होती है, कोई क्षेत्र विशेष के अंदर, स्पेसिफिक क्षेत्र विशेष के अंदर, उसी भाग के अंदर लिमिटेड रहती है, तो उस बीमारी को अपन क्या बोल देते हैं, अपन एपिडेमिक। और ओकेजनली होती है, क्या होती है ये, ओकेजनली, कंटिन्यूस नहीं होती। जो कंटिन्यूस, जो एक ही सीजन या फिर सीजन आफ्टर सीजन कंटिन्यूस जो बीमारी रहती है उसको तो बोलते हैं, कोई क्षेत्र विशेष के अंदर जो कंटिन्यूस बीमारी रहती है उसको तो बोलते हैं एंडेमिक। लेकिन कुछ एंडेमिक भी ऐसी होती है जो क्या हो सकती है, एपिडेमिक। कुछ एंडेमिक भी ऐसी होती है वो क्या हो सकती है, एपिडेमिक। क्यों? क्योंकि अगर फेवरेबल कंडीशन होती है, या फिर स्पोरेडिक भी क्या हो सकती है, एपिडेमिक। मतलब कोई भी बीमारी एपिडेमिक हो सकती है, कब होगी, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती है कि क्यों हो जाती है ये एपिडेमिक। तो उसका कारण ये होता है कि इस रोग का फैलने के लिए जो उसके लिए सूटेबल, यानी कि फेवरेबल जो कंडीशंस होती है वो ज़्यादा उसके लिए सीजन आफ्टर सीजन उसको क्या मिलता है, एक तो होस्ट न्यूट्रिशन मिलता रहता है, उसके लिए इन्वायरमेंट फेवरेबल हो जाता है। मतलब सारी दशाएं अनुकूल होने की वजह से उस रोग का क्या होता है, फैलना अधिक हो जाता है। तो कोई भी बीमारी या कोई भी रोग होता है वो क्या हो सकता है, अपने आप में एपिडेमिक हो सकता है, वो भी एंडेमिक। एंडेमिक तो कोई क्षेत्र विशेष में सीजन आफ्टर सीजन जो बीमारी आती रहती है उसको एंडेमिक बोलते हैं, और जो बहुत इरेगुलर इंटरवल से आती है उसको स्पोरेडिक बोलते हैं। पेंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड होती है, मतलब पूरे विश्व स्तर पर विश्वव्यापी जो बीमारी होती है उसको बोल देते हैं अपन पेंडेमिक। एपिडेमिक होती है कोई क्षेत्र विशेष के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को एक साथ डिस्ट्रक्ट करने वाली, यानी कि नुकसान पहुंचाने वाली जो बीमारी होती है उसको बोल देते हैं अपन एपिडेमिक। तो एपिडेमिक और एपिडेमिक को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी। सिंपल सा मीनिंग है इसका कि एन एपिडेमिक, स्टडी ऑफ एन एपिडेमिक एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एन एपिडेमिक। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एन एपिडेमिक, कोई भी एपिडेमिक जिसको प्रभावित करने वाले कारक, और एपिडेमिक का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका मीनिंग हो गया। इसके अंदर अपन ने लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था, अपना लास्ट टॉपिक था वो था अपना डिजीज ट्राइएंगल और डिजीज टेट्राहेड्रॉन की अपन बात कर रहे थे। तो डिजीज ट्राइएंगल और टेट्राहेड्रॉन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी एपिडेमिक होता है, उस एपिडेमिक के जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि उस कोई भी एपिडेमिक होने के जो कारक होते हैं या कोई तत्व होते हैं, तो वो कौन कौन से तत्व होते हैं, और उनको जब आपस में मिला देते हैं
उनका क्या होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है। इंटर रिलेशन मतलब अंतर संबंध होता है इन सभी कारकों का। उसी वजह से ये क्या करते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये एक एपिडेमिक को जन्म देते हैं। ये जो कारक होते हैं वो क्या करते हैं, एक एपिडेमिक को जन्म देते हैं। ये सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं इनका रोल होता है इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर अपने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर एक डिजीज़ भी होती है तो उस डिजीज़ के होने के लिए क्या क्या चीज़ यानी कि आवश्यक सामग्री मान लो क्या क्या होगी। एक तो हो गया ह्यूमन को एक बार छोड़ दो, यहाँ पे अपने बात करते हैं होस्ट की। ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं ये टेट्राहेड्रॉन का है, पिरामिड बोलते हैं इसको। होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट, इन तीनों को जब मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है, डिजीज़ का एक ट्राइंगल बन जाता है। इन तीनों में से एक भी एब्सेंट होता है तो उस वजह से क्या होता है, डिजीज़ का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अब देखो इन्वायरमेंट को हटा देते हैं, फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं होता। फेवरेबल कंडीशन को ही इन्वायरमेंट बोलते हैं। ससेप्टिबल होस्ट, रेजिस्टेंट होस्ट नहीं बोल सकते इस जगह पे, ससेप्ट होना जरूरी होता है, पौधे का ससेप्टिबल होना जरूरी होता है, यानी कि उस पर अटैक हो सके पैथोजन का। और दूसरा वायरुलेंट पैथोजन। वायरुलेंट और एवायरुलेंट दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था इसका। वायरुलेंट जो रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है उसको बोल देते हैं अपन वायरुलेंट, और एवायरुलेंट जो रोग कारक यानी कि कोई पैथोजन जब रोग उत्पन्न करने में सक्षम कैपेबल नहीं होता तो उसको अपन एवायरुलेंट बोल देते हैं। तो ये एक चीज़ क्या होता है कि जब पौधे पे कोई रोग कारक अटैक नहीं कर पाता तो वो एवायरुलेंट हो गया, और जो इजीली अटैक कर देता है वो वायरुलेंट हो जाता है। तो पैथोजन भी क्या होना चाहिए, वायरुलेंट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ फैक्टर और भी होते हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। तो क्या चीज़ था, एक तो था टाइम और दूसरा ह्यूमन। इसमें टाइम का क्या होता है कि ये जो कंडीशन होती है ससेप्टिबल होस्ट का होना, वायरुलेंट पैथोजन का होना, प्लस इन्वायरमेंट फेवरेबल कंडीशन, ये सब क्या होता है कि समय, एक फिक्स टाइम यानी कि ड्यूरेशन यानी कि एक पीरियड टाइम की एक अवधि तक होना इनका आवश्यक होता है। अगर इस अवधि तक ये सब चीज़ें फेवरेबल नहीं होती तो ये इसका कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि ये 24 आवर्स के लिए कंडीशन होती है। 24 आवर्स के लिए कंडीशन मान लेते हैं कि अगर कोई रोग का उत्पन्न होने के लिए 24 आवर्स कंडीशन, टाइम की बात कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। देखो टाइम के अंदर 24 आवर्स अपन में डिसाइड करते हैं अपन की डिजीज़ कैसे होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे उसको कि इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट के अंदर क्या आ गया, मॉइस्चर आ गया और टेम्परेचर, मॉइस्चर और टेम्परेचर। तो मॉइस्चर कितना होना चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जैसे एक डिजीज़ की अपन बात कर ले एग्जांपल के तौर पे कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, प्लस में 85% उसमें क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। किस पे, होस्ट की सरफेस पे। कोई भी पोसी जो होता है उसकी सरफेस पे 24 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और 85% उसके अंदर क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। होस्ट अपने ससेप्टिबल है और ये कितने समय तक होना चाहिए, ओवर पीरियड ऑफ इट टाइम कितना होना चाहिए, 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे तक अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन ये होती है, प्लस में ससेप्टिबल होस्ट होता है अपने और पैथोजन भी उस पर अवेलेबल होता है, तो ये जो कंडीशन होती है, ये जो ड्यूरेशन होती है, इतने टाइम तक होना, ये दशा का इतने टाइम तक बने रहना आवश्यक होता है कोई भी रोग के एक उत्पन्न होने के लिए या फिर कोई भी एक एपिडेमिक के डेवलप होने के लिए। तो ये सब चीज़ें किसकी अपन बात कर रहे थे, तो ये डिजीज़ टेट्राहेड्रॉन की बात कर रहे थे। तो टाइम का रोल समझ में आया क्या होता है। अब इसके बाद ह्यूमन बींग्स का तो देखो सारी रोग की जड़ जो होती है वो क्या होती है, इंसान ही होती है। तो सब उत्पन्न करने का काम करने वाला कौन होता है, ह्यूमन्स की वजह से ज़्यादा डिजीज़ उत्पन्न होती है। इसके बारे में पढ़ेंगे, अपने डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन को पूरा, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें टॉपिक को कंटिन्यू बढ़ाते। देखो एपिडेमिक का समझ में आ गया, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, इसके अंदर फैक्टर भी पढ़े थे। देखो होस्ट होता है, पैथोजन होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि होता क्या है इसके अंदर, ठीक है। एपिडेमिक की टर्म्स समझ में आ गई। तो अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इंडिविजुअल फैक्टर की। अब इसके अंदर देखो एलिमेंट्स ऑफ एन एपिडेमिक, एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ है। देखो इसमें सीधा सा अपने एक बीमारी, एक एपिडेमिक यानी कि रोग इतना तीव्र हो जाए कि पूरी की पूरी एपिडेमिक पास्ट के अंदर हुई थी, उसके बारे में भी अपन ने चर्चा की थी कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक डिजीज़ पढ़ा था अपन ने, ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो पोटैटो का लेट ब्लाइट था, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आयरलैंड का काल हुआ था, आयरिश फेमाइन बोलते हैं इसको,
कब हुआ था? 1845 के अंदर हुआ था। फाइटोप्थोरा इसका रोग कारक था। ये याद होना चाहिए, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस में पूछते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन पूछते हैं। इंपॉर्टेंट जो लाइन लिखवा देता हूँ मैं वो याद कर लेना, यहीं पे इजी रहेगा, क्योंकि बाद में मल्टीपल चॉइस के अब इतना लंबा टॉपिक हो जाता है तो उसके बाद में मेरे दिमाग में भी कई बार स्किप हो जाता है, तो तुम लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ, वो नोट कर लेना। एग्जाम में इजी रहेगा, सीधे नोट से पढ़ोगे तो क्या क्या चीज़ पढ़नी है इंपॉर्टेंट वो दिमाग में रहेगी, ठीक है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कब हुआ था? 1845। आयरिश फेमाइन बोलते हैं इसको, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से हुआ था। तो ये इसका रोग कारक था। तो ये क्यों हुए थे, इसकी कुछ कंडीशन थी, तो इसके बारे में भी पढ़ा था। देखो ये मैंने उस टाइम भी बताया था कि इसके अंदर क्या ऐसी कंडीशन हुई थी कि ये क्यों इतना तीव्र हो गया था कि वहाँ की पूरी फसलें, स्टेपल फूड था वहाँ पे, मतलब जीविका का जो साधन होता है मेन, अपने जैसे गेहूँ पे डिपेंड है, तो उसी प्रकार से यहाँ का क्या, यहाँ के लोग जो आयरलैंड के लोग थे वो पोटैटो पे डिपेंड थे। तो पूरी की पूरी जब पोटैटो की फसल ख़त्म हो गई थी तो उस वजह से लोग वहाँ से माइग्रेट होने लग गए थे, वहाँ पे मृत्यु होने लग गई थी, भूखमरी फैल गई थी, तो लोग मरने लग गए थे, ठीक है। तो ये इसका कुछ कारण हुआ था। उसके बाद एक और बताया था मैंने, बंगाल का फेमाइन। तो बंगाल रीजन जो था स्वतंत्रता के टाइम की बात है ये, तो ये 1943 के अंदर हुआ था। तो उस टाइम में क्या था, तो बंगाल रीजन था अपने इंडिया का जो हिस्सा है, जो पश्चिमी बंगाल वाला, जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो इंडिया का कुछ भाग मिला के ये बंगाल का पार्ट बोलते थे। तो इसको बंगाल फेमाइन जो थी 1943 राइस के अंदर हुई थी हेलमिंथोस्पोरियम की वजह से। आजकल उसका नाम लेते हैं बाइपोलरिस, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस डिजीज, ठीक है। तो हेलमिंथोस्पोरियम या फिर इसका नया नाम लेते हैं वो है बाइपोलरिस। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए दोबारा बता रहा हूँ ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, मल्टीपल चॉइस के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इनके, ठीक है। ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है कि बंगाल फेमाइन हुआ था वो लेट ब्लाइट, बंगाल फेमाइन हुआ था वो फाइटोप्थोरा की वजह से हुआ था, कथन सत्य या असत्य? तो ये क्या हो गया, असत्य। क्यों? बंगाल फेमाइन किस वजह से हुआ था? हेलमिंथोस्पोरियम फंगस की वजह से। और डिजीज कौन सी थी? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। इसके अंदर था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और कोजल ऑर्गेनिज्म फंगस थी, वो कौन सी थी? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो ये दोनों याद रखना है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एन एपिडेमिक में अपन बात करते हैं, देखो इन फंगल एंड बैक्टीरियल डिजीज, देखो कुछ कंडीशंस होती है, बैक्टीरिया की डिजीज होती है उसके अंदर, और फंगस की डिजीज होती है उसके अंदर। अब अपने डिजीज ट्राइंगल की जब बात करते हैं तो देखो होस्ट तो कॉमन है, सब में ही होता है, होस्ट हो गया, पैथोजन भी हो गया अपना। यहाँ पे पैथोजन अपना क्या होगा, या तो फंगस होगी या फिर कोई बैक्टीरिया होगा। एक डिजीज जो बैक्टीरिया करता है, एक डिजीज जो फंगस करती है। तो इन्वायरमेंट सब में लागू होता है, इन्वायरमेंट है अपने पास। फोर्थ जो फैक्टर आ गया वो आता है अपने पास ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी किसके अंदर रोल प्ले करता है? देखो फंगल और बैक्टीरियल डिजीज के अंदर, ठीक है। वायरस की जो डिजीज होती है उसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमन जो बीइंग्स होती है उसकी एक्टिविटीज़ नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस की जगह वहाँ पे क्या काम करता है? वेक्टर। क्या काम करेगा? वेक्टर। बाकी देखो वायरस, ठीक है, पैथोजन हो गया अपने पास, होस्ट हो गया और इन्वायरमेंट हो गया। तीन चीज़ इसके अंदर भी कॉमन है, तीन इसमें भी कॉमन है। ह्यूमन बीइंग्स किस में रोल प्ले करता है? फंगल और बैक्टीरियल डिजीज़। क्यों? क्योंकि जब इनका कोई प्रोपोगेटिंग मटेरियल होता है जिसमें बैक्टीरिया या फंगस का इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर, या फिर डायरेक्ट रोल इनका होता है जो सॉइल सीड के द्वारा जो इनका होता है सिस्टम, तो उसके अंदर क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है वो अपने ह्यूमन वाली पॉइंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर वेक्टर रोल प्ले करता है वायरस के अंदर। देखो ह्यूमन जो होता है वो क्या करता है? वायरस को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी नहीं कर सकता, यानी कि ट्रांसमिट नहीं कर सकता उसको। लेकिन वेक्टर में जैसे इंसेक्ट जो होते हैं, ठीक है, वैसे वेक्टर होने को एनिमेटेड और इनएनिमेटेड दोनों टाइप के होते हैं। तो उसमें इंसेक्ट जो होता है तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कौन करता है? इंसेक्ट करता है। इंसेक्ट क्या करेगा? एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफ़र कर देता है वायरस को। तो वो क्या करता है? उसके अंदर एक उसका फैक्टर काम करता है, किसके केस में?
वायरस वाली डिजीज एपिडेमिक के केस में, ऐसी एपिडेमिक जो वायरस के द्वारा होती है तो उनके अंदर जो फैक्टर काम करते हैं उसका जो डिजीज का जो ट्राइंगल बनता है, उसका जो टेट्राहेड्रॉन बनता है, तो उसके अंदर जो कंपोनेंट लिया जाता है तो उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, उसके अंदर वेक्टर। और बैक्टीरिया और जो फंगस होती है उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, उसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, इसका चौथा एलिमेंट ये है और इसका ये है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं, देखो फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ एपिडेमिक, वही जो कंपोनेंट है उसी के बारे में बात करेंगे, उन्हीं की वजह से ये अफेक्ट होता है। एपिडेमिक किससे अफेक्ट होता है, वही जो फैक्टर जो अपने पहले पढ़े थे। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है अपने पास, होस्ट। कोई भी पोषी पौधा, होस्ट क्या हो गया, अपनी फसल हो गई या फिर अपना पौधा जो अपने ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वो अपने क्या हो गया, होस्ट। तो इसमें देखो कुछ पॉइंट होते हैं कि होस्ट कैसे प्रभावित करेगा, कि होस्ट के अंदर कौन से करैक्टर होते हैं जो कोई एक एपिडेमिक का रूप लेने के लिए उसके लिए उत्तरदायी बन जाते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस और ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट, कि किस लेवल तक उसके अंदर रेजिस्टेंस है। अब देखो कोई भी एपिडेमिक होती है, अगर मैं जीन की बात करूं तो आर जीन का मतलब होता है कि रेजिस्टेंट जीन। कोई भी वैरायटी होती है डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंट होती है, तो उस रेजिस्टेंट बीमारी के अंदर कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या फैक्टर काम करता है, उसके अंदर रेजिस्टेंस का मतलब अपने आप में क्या हो गया, इम्यूनिटी मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जब पौधे के अंदर होगी तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होने की या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता होने की वजह से उसके अंदर कोई बीमारी नहीं फैल सकती। तो ये सबसे बड़ा डिजीज मैनेजमेंट का मेथड भी देखें और सबसे आसान यानी कि सबसे कम खर्चीला, जिसके अंदर सबसे कम पैसा लगता हो, ऐसा जो डिजीज़ को कंट्रोल या फिर कोई भी एक एपिडेमिक को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा डिजीज मैनेजमेंट का जो मेथड माना जाता है, तो वो क्या होता है कि ग्रोविंग ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। क्यों मानते हैं इसको? क्योंकि इसमें पैसा कम लगता है। ठीक है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती, बहुत कम, एक बार खर्च लगता है, उसके बाद में इसका कोई कॉस्ट नहीं लगती। ठीक है, ग्रोविंग ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। तो ये भी एक क्या होता है अपने ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर उसके अंदर ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं कि डिजीज मैनेजमेंट का सबसे अच्छा मेथड। ठीक है, तो वो क्या होता है, ग्रोविंग ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। सबसे चीपेस्ट और गुड मेथड जो होता है वो क्या होता है, बेटर जो होता है वो क्या होता है इसमें, ग्रोविंग ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। ठीक है, तो आर्जिन लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का कितना लेवल है। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस के लेवल की बात करें अपन तो एक तो बोल देते हैं हाईली रेजिस्टेंट, ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट, और मॉडरेट रेजिस्टेंट। मॉडरेट मतलब उससे थोड़ा कम होता है, हाई ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हाईली ससेप्टिबल, मॉडरेट ससेप्टिबल और इसके बीच में एक और आ जाता है रेजिस्टेंट। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट, मॉडरेट रेजिस्टेंट, हाईली ससेप्टिबल और मॉडरेट ससेप्टिबल। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है, इसके अंदर लेवल बताती है कि रेजिस्टेंस का लेवल क्या है। लेवल अब देखो जो हाईली ससेप्टिबल है उसके अंदर क्या लेवल रहेगा, 0 लेवल। हाईली ससेप्टिबल जो वैरायटी होती है उसके अंदर रेजिस्टेंट लेवल क्या हो गया, 0%, मतलब उसमें रेजिस्टेंस पावर है ही नहीं, तभी तो वो हाईली ससेप्टिबल है, ताकि उसके अंदर रोग ज़्यादा पैदा होगा, तभी उसके अंदर क्या होगा, डिजीज़ ज़्यादा उत्पन्न होगी। हाईली रेजिस्टेंट 100%, हाईली रेजिस्टेंट मतलब 100% लेवल उसका रेजिस्टेंस का होता है। तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, हाईली रेजिस्टेंस को अपन बोलें तो क्या बोल सकते हैं, इम्यून। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इम्यून जो प्लांट होता है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है, उसका लेवल क्या हो गया, 100%, 100% उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर होती है। ठीक है, मॉडरेट बीच का मान लो, 70% मान लो या 50% मान लो। इसी प्रकार से ससेप्टिबल होगी, और हाईली ससेप्टिबल और मॉडरेट ससेप्टिबल की कैटेगरी होती है। तो ये क्या बताता है कि लेवल ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस, कि उसके अंदर जीन के अंदर यानी कि उसके अंदर उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है कि उस रोग के प्रति उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है या नहीं। अपने जैसे कोरोना की बात करते हैं वही अपने प्लांट के अंदर लागू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बूढ़ा आदमी होता है उसको ज़्यादा डिजीज़ होता है, बच्चे को ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, जो एडल्ट होते हैं, जो जवान होते हैं उसके अंदर
कम होता है इन्फेक्शन, तो वो क्या कारण होता है उसके अंदर, रेजिस्टेंस पावर का, बस वही फैक्टर यहाँ काम करता है। ये देखो हाईली रेजिस्टेंट हो गया, मॉडरेट रेजिस्टेंट और ससेप्टिबल, ये 3 लिख रखा है इसमें, बहुत सारी कैटेगरी मैंने पूरा डिस्क्राइब करके बता दिए कि कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ठीक है, तो ये जितना ससेप्टिबल होगा एपिडेमिक उतना ही ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस लेवल होगा उतना ही उसके अंदर एपिडेमिक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार से प्रभावित करता है होस्ट का फैक्टर, पहला फैक्टर हुआ। दूसरा इसके अंदर डिग्री ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी ऑफ होस्ट प्लांट, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी की दोनों का जेनेटिक मेकअप, यानी कि देखने में तो पौधे अलग अलग हो सकते हैं, यानी कोई वैरायटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जेनेटिकली वो क्या हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली अलग है, जेनेटिकली वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी का मतलब ऐसे पौधे जो एक जैसे होते हैं, यानी कि सेम फैमिली वाले प्लांट की बात कर लेते हैं, या फिर एक ही फैमिली की जो अलग अलग एक ही स्पीसीज़ की अलग अलग वेराइटीज़ हो जाती है। एक ही स्पीसीज़ की जब अलग अलग वेराइटीज़ की बात करते हैं तो कुछ वेराइटीज़ ऐसे होती है जो दोनों में क्या होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है इसके अंदर देखो, या फिर जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये हो जाता है, एक तरीका से और भी होता है इसके अंदर। अगर मोनोकल्चर की बात करें, मोनोकल्चर का मतलब होता है कि एक ही फील्ड पर लगातार सीजन वाई सीजन अपने क्या करते हैं, एक ही फसल को लेते रहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, डिजीज़ के आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस अपने को होस्ट मिल रहा है, पैथोजन को क्या होता है, उसमें कंटिन्यूस होस्ट मिलता रहता है, उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई होता रहता है और फेवरेबल कंडीशन मिलती रहती है। तो उसके अंदर वो क्या होता है कि इनोकुलम डेवलप हो जाता है, उसका रोग कारक की उसमें इतनी पॉपुलेशन हो जाती है कि एक समय ऐसा आएगा कि उसके अंदर इतना रोग हो जाएगा कि पूरी की पूरी फसल अपने बर्बाद कर देंगे। चाहे अपने केमिकली ट्राई कर लेंगे, फिर अपने बायोलॉजिकली भी करेंगे, तो भी कौन सा भी मेथड अपने उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं होता। तो उस चीज़ का कारण क्या होता है कि एक ही फसल को एक ही खेत में बार बार लेना। तभी तो बोलते हैं कि फसल का क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन मतलब एक फसल लो, उसके बाद नेक्स्ट सीजन दूसरी फसल लेनी चाहिए, ताकि उसके अंदर जो बीमारियों से होने वाला नुकसान होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाए। ठीक है, तो मोनोकल्चर की अपन ने मैंने बता दिया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट। इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट जो टर्म है वो किसने दी थी, वेंडर प्लैंक ने। ठीक है, वेंडर प्लैंक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस टर्म दी थी। तो एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजिस्टेंस होता क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, डिफरेंस भी लिखवाऊंगा दोनों का, इसके बारे में एग्जाम में पूछते भी हैं। देखो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, वर्टिकल रेजिस्टेंट होता है कि एक जीन के द्वारा जो रेजिस्टेंस एक जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसको बोलते हैं अपन वर्टिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, मोनोजेनिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि एक सिंगल जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला जो रेजिस्टेंस होता है वो उसको बोलते हैं वर्टिकल। और एक ही डिजीज के प्रति जो रेजिस्टेंस, यानी कि एक ही रोग कारक के प्रति जो प्लांट रेजिस्टेंस, जो प्लांट का जो रेजिस्टेंस होता है वो अगर एक ही रोग कारक के प्रति होता है तो उस प्रकार का रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, वर्टिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है पॉलीजेनिक या फिर ओलिगोजेनिक यानी कि दो से अधिक है तो पॉलीजेनिक का मतलब हो गया कि जो 2 से अधिक जीन या दो से अधिक जीन के द्वारा जो रेजिस्टेंस कंट्रोल किया जाता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। और वो उस रोग कारक के सभी रेसेस के प्रति, यानी कि 2 या 2 से अधिक बीमारियों के प्रति जो पौधे के अंदर रेजिस्टेंस होता है तो उस रेजिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। फील्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं इनको, टेम्परेरी भी होता है, कोई फिक्स होता है। ठीक है, एपिडेमिक को कोई स्लो करने वाला होता है, कोई इनोकुलम का प्राइमरी इनोकुलम को स्लो करने वाला होता है। तो ये इसके अंदर अपन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, अपने इतना डिफाइन करके बता दिया कि होता क्या है, उसके बाद अपन नेक्स्ट इसका डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोनोकल्चर, इसका देखो क्या रोल रहता है कि वर्टिकल रेजिस्टेंस, मोनोकल्चर उसने दे दिया, मोनोकल्चर की मतलब एक ही फसल को अपन बार बार ले रहे हैं, लेकिन वो फसल अगर उसके अंदर वर्टिकल रेजिस्टेंस है, वर्टिकल रेजिस्टेंस मतलब एक ही बीमारी के प्रति उसका रेजिस्टेंस पावर है, तो नेक्स्ट जो दूसरी, यानी कि उसके अलावा जो फील्ड के अंदर कोई दूसरी बीमारी है तो उसका प्रकोप उसके अंदर बढ़ने लग जाता है। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मतलब बहुत सारी बीमारियों के प्रति अगर प्लांट में उसमें रेजिस्टेंस पावर है तो उस वजह से क्या होता है, उसके अंदर
हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के कारण उसके अंदर उस प्रकार की यानी कि उतनी जो बीमारियां होती है जो अपने इसके अंदर आती है तो उसके अंदर आने के चांसेस धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको इस प्रकार से डिफाइन किया है कि इसके अंदर कितने जीन है कि वो बीमारियों से लड़ सके। ठीक है, अगर एक जीन है तो वो एक बीमारी से लड़ेगा, ज़्यादा जीन है तो वो ज़्यादा बीमारियों से लड़ेगा। तो कुछ क्रॉप ऐसे भी होती है जिनके अंदर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अपने डेवलप करना पड़ता है। जनरली जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है। कोई भी रूप पौधा जो होता है, कोई फसल होती है, एक बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस दिखाती है, सभी बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस रेयरली दिखाती है, बहुत कम होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल उसके अंदर डेवलप करना पड़ता है, उसके अंदर जीन ट्रांसफ़र करना पड़ता है, उसके बाद में उसमें बहुत सारे जीन डेवलप हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कोक्लियोबोलस या फिर हेलमिंथोस्पोरियम, जो अपने बाइपोलरिस की बात कर रहे हैं, तो वो ये पैथोजन है। क्या करता है वो, विक्टोरिया ब्लाइट करता है, विक्टोरिया ब्लाइट्स ऑफ ओट, जो जई होती है उसके अंदर एक डिजीज़ होती है विक्टोरिया ब्लाइट, वीबी जीन वीबी होता है उसके अंदर, विक्टोरिया ब्लाइट। ठीक है, तो विक्टोरिया ब्लाइट क्यों हुआ था, देखो विक्टोरिया ब्लाइट के अंदर इसमें क्या होता है, इसका कारण हुआ था कि एक अपने आप में एपिडेमिक हो गई थी, पूरी की पूरी जो ओट्स की फसल थी वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई थी। किस वजह से, हेलमिंथोस्पोरियम की वजह से। कारण क्या था उसका कि उस फील्ड के अंदर यानी कि यूएसए के अंदर क्या किया था, तो एक फील्ड के अंदर या फिर एक क्षेत्र के अंदर लगातार वहाँ पे ओट की फसलें ली जा रही थी। ठीक है, सीजन बाई सीजन उसमें क्या था, उसी एक क्रॉप की फसलें ली जा रही थी, यानी कि उसी क्रॉप को लिया जा रहा था, तो उसके अंदर विक्टोरिया ब्लाइट वाली डिजीज़ डेवलप हो गई थी और एक बार में पूरी की पूरी फसल खत्म हो गई थी। तो इसका कारण क्या था कि मोनोकल्चर। दूसरा था कि साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट थी। ठीक है, कॉर्न के अंदर था जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी थी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी वाली कुछ क्रॉप की ब्रीड थी, जो फसलें थी या फिर उसका कोई वेराइटी थी, तो उसके अंदर क्या था कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, जेनेटिक मेकअप होता है मेज का कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो स्टेराइल जो प्लांट थे उनके अंदर क्या था कि साउदर्न कॉर्न ब्लाइट लीफ ब्लाइट जो डिजीज़ थी वो ज़्यादा फैलने लग गई थी। लेकिन जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी नहीं थी उसके अंदर ये बीमारी नहीं थी, तो उसके अंदर क्या था कि रेजिस्टेंट जीन था। लेकिन जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी थी तो उसके अंदर क्या था, ये डिजीज़ ज़्यादा होती थी। तो उसका भी क्या था, उस क्रॉप को लगातार ग्रो करने की वजह से उसके अंदर ये डिजीज़ के चांसेस बढ़ गए थे, तो वो एक अपने आप में एपिडेमिक का रूप ले लिया था उसने। ठीक है, उसके बाद आता है होस्ट का फैक्टर, टाइप ऑफ क्रॉप। टाइप ऑफ क्रॉप का मतलब एनुअल है या फिर पेरेनियल है। एनुअल क्रॉप होगी तो एनुअल क्रॉप के अंदर डिजीज़ के फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, किसके बजाय, पेरेनियल के बजाय। पेरेनियल जो क्रॉप होती है, पेरेनियल क्रॉप में क्या आती है, हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप होती है, जो फ्रूट की क्रॉप होती है जिसमें ट्री होते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, पेरेनियल क्रॉप होती है। एनुअल क्रॉप होती है जो एक सीजन की क्रॉप होती है, जैसे अपने फील्ड क्रॉप होगी। तो एनुअल क्रॉप के अंदर क्या होता है, पैथोजन जो होता है वो फास्ट मल्टीप्लाई होता है। फास्ट मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से एपिडेमिक के डेवलप होने के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। देखो कि जो एनुअल एक वर्षीय जो क्रॉप होती है उसके अंदर बीमारियां भी ऐसी होती है जो पॉलीसाइक्लिक होती है। पॉलीसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि एक सीजन के अंदर बहुत सारी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, तो उसको बोलते हैं अपन पॉलीसाइक्लिक। ठीक है, और पेरेनियल जो क्रॉप होती है, पेरेनियल क्रॉप के अंदर जो पैथोजन लगते हैं, जो डिजीज़ लगती है, वो क्या किस टाइप की होती है, जैसे पेरेनियल क्रॉप होती है तो उसी टाइप का वो उसका पैथोजन का हैबिट होता है, तो वो क्या करेगा, वो एनुअल टाइप का होगा। ठीक है, मोनोसाइक्लिक टाइप का होगा, यानी कि एक साल के अंदर सिर्फ एक ही लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, अपना डिजीज साइकिल जो होगा वो एक साल के अंदर पूरा करेगा। या फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो कि एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 से 3 साल ले लेती है, तो वो पॉलीएटिक डिजीज होती है। उनको क्या बोलते हैं, पॉलीएटिक। वो जो डिजीज होती है उनको बोलते हैं पॉलीएटिक डिजीज। पॉलीएटिक डिजीज मतलब जिसको एक लाइफ साइकिल जो रोग कारक होते हैं, पॉलीएटिक पैथोजन होते हैं, वो क्या होते हैं, एक लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 2 से 3 साल ले लेते हैं। तो एनुअल क्रॉप होगी, उसके अंदर जो रोग कारक होंगे, उसके अंदर एपिडेमिक, एनुअल क्रॉप के अंदर कोई भी एपिडेमिक का जन्म लेना बहुत
ज़्यादा चांस रहता है, उसके अंदर बहुत अधिक हो सकता है। और पेरेनियल क्रॉप जो होती है उसके अंदर एपिडेमिक होने के चांसेस बहुत स्लो होते हैं, ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट होते हैं। तो टाइप ऑफ क्रॉप में क्या लिख सकते हैं अपन, एनुअल क्रॉप के अंदर एपिडेमिक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर लगने वाली जो डिजीज़ होती है उसके अंदर जो रोग कारक लगते हैं वो एक सीजन के अंदर बहुत सारे लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो वो क्या होते हैं, पॉलीसाइक्लिक टाइप के पैथोजन अटैक करते हैं। पेरेनियल जो क्रॉप होती है उसके अंदर जो हॉर्टिकल्चरल या फिर फ्रूट क्रॉप होती है तो उसके अंदर क्या होगा, जो डिजीज़ के चांसेस होंगे वो कम होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लगने वाले जो रोग कारक होते हैं वो पॉलीएटिक टाइप के होते हैं या फिर मोनोसाइक्लिक टाइप के होते हैं, ठीक है। यानी कि एक साल के अंदर, एक सीजन के अंदर एक ही डिजीज साइकिल पूरा करेंगे, या फिर पॉलीएटिक टाइप के होंगे तो मतलब 2-3 साल के अंदर जब वो एक लाइफ साइकिल पूरा करेंगे, तो उस प्रकार की जो डिजीज होती है वो उनको स्लो एपिडेमिक बोलते हैं, या फिर उनकी ग्रोथ जो होती है, उनका जो ग्रोथ का रेट होता है वो बिल्कुल स्लो होता है। तो पेरेनियल क्रॉप के अंदर स्लो होता है और एनुअल के अंदर ज़्यादा होता है। एज ऑफ होस्ट प्लांट, एज ऑफ होस्ट प्लांट देखो किससे इसको डिटरमाइन करते हैं, देखो एज का रोल क्या रहता है, एक रेजिस्टेंस का नाम आता है, उसको बोलते हैं ओंटोजेनिक रेजिस्टेंस। डेफिनेशन भी पूछ सकता है इसकी, इंपॉर्टेंट है ये, आर का मतलब रेजिस्टेंस लिख लेना। ओंटोजेनिक का मतलब ऐसा रेजिस्टेंस, पौधे के अंदर कोई भी जीव के अंदर एक ऐसा रेजिस्टेंस जो कि एज बढ़ने के साथ साथ वो बदलता रहता है। एज के साथ में जो परिवर्तित होने वाला जो रेजिस्टेंस होता है तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, ओंटोजेनिक रेजिस्टेंस। ये तुम्हारे ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है, ओंटोजेनिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो होस्ट प्लांट का एज होता है, तो वो एज का मैंने पहले भी बता दिया कि एज कैसे, उसको एज का क्या इफेक्ट पड़ता है डिजीज़ के लिए, तो वो बता दिया कि अगर प्लांट एडल्ट यानी कि मेच्योरिटी पे होता है तो उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो उसको कोई भी रोग होता है उसको टॉलरेट कर सकता है। टॉलरेट करना मतलब बिना कोई नुकसान हुए पौधा उस रोग को सहन करता रहे, यानी कि ज़्यादा लॉस को भी शो नहीं करेगा और उस डिजीज़ को सहन करता रहे, ठीक है। तो उस प्रकार की कंडीशन होती है, तो वो क्या करती है, एज के साथ साथ में बदलती रहती है। जैसे अगर वो बुढ़ापे की तरफ, सेनेसेंस की तरफ जाएगा, तो बुढ़ापे की तरफ जब प्लांट जाता है तो उसके अंदर राइपनिंग, जब फ्रूट की ग्रोथ होती है, फ्रूट पे जब राइपनिंग की स्टेज आती है पौधे की, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इम्यून जो पावर होती है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उस वजह से उसमें क्या होता है, डिजीज़ के अटैक ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो इसके अंदर कुछ फैक्टर है, देखो ये इसके अंदर डायग्राम, इसमें ग्राफ के थ्रू मैं बता देता हूँ। इसके अंदर देखो कैसा फ़र्क पड़ता है। इसके अंदर 3 कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट, सेकंड ये और ये थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ अब देखो ससेप्टिबिलिटी, कि पौधे के अंदर ससेप्टिबिलिटी कैसे बढ़ती है और घटती है, ठीक है। और दूसरा लाइफ स्पान ऑफ प्लांट, प्लांट का समय के अनुसार उसकी ग्रोथ, ठीक है, तो उसकी जीवन काल उसका, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो क्या कंडीशन है कि पहली जो स्टेज होती है तो उस स्टेज के अंदर इसके अंदर ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा और फिर उसके बाद में धीरे धीरे कम। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, उसके अंदर कम होना, यानी कि इनिशियल स्टेज के अंदर पौधा क्या था, ज़्यादा ससेप्टिबल। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब राइपनिंग और सेनेसेंस की तरफ जाते हैं, कुछ डिजीज़ के प्रति कुछ पौधों का रवैया इस प्रकार से होता है कि वो जब बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो उनके अंदर रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कोई डिजीज़ के प्रति उनका ऐसा रोल रहता है कि वो जब बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो उनके अंदर ससेप्टिबिलिटी बढ़ गई तो उसके अंदर डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और रेजिस्टेंस पावर उनके अंदर कम हो जाती है, ठीक है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी इनिशियल स्टेज में भी ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, मेच्योरिटी पे वो रेजिस्टेंस शो करते हैं और धीरे धीरे फिर बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो उनके अंदर ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा और रेजिस्टेंस उसके अंदर कम हो जाता है। तो ये देखो, प्लांट आर ससेप्टिबल वाइल वेरी यंग एंड अगेन आफ्टर दे रीच मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पे ज़्यादा और इनिशियल स्टेज में ज़्यादा। तो ये दोनों, ये सब क्या होती है कि टाइम के अकॉर्डिंग या फिर एज के अकॉर्डिंग इनका रेजिस्टेंस पावर यानी कि ससेप्टिबिलिटी कम या ज़्यादा होती रहती है। कुछ प्लांट मेच्योरिटी पे शो करते हैं, कुछ प्लांट सेनेसेंस बुढ़ापे में जीर्णता पे ज़्यादा शो करते हैं, कुछ अर्ली स्टेज के अंदर यानी कि सीडलिंग वाली स्टेज के अंदर इनके अंदर ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये इसके अंदर टाइम या एज के हिसाब से पौधे की
इनके अंदर रेजिस्टेंस पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। इसको ओंटोजेनिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो ये इसका कारण हो गया। पैथोजन फैक्टर, नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें तो पैथोजन का क्या रोल, देखो पैथोजन के कौन कौन से फैक्टर रोल प्ले करते हैं। देखो इसके अंदर लेवल ऑफ वायरुलेंस, वायरुलेंस का लेवल कि रोग उत्पन्न करने का जो पावर होता है, रोग उत्पन्न करने का जो पावर होता है, पावर मतलब कुछ बीमारियां ऐसी होती है वो अगर अटैक करती है पौधे पे तो बहुत कम समय के अंदर पूरे पौधे को ख़त्म कर देती है, तबाह कर देती है। तो वो क्या होता है कि उस पैथोजन का वायरुलेंस का लेवल होता है, तीव्रता। अपन सीधी देखें तो डिजीज की, कोई भी रोग की तीव्रता, ठीक है। वायरुलेंस डिग्री, वायरुलेंस मतलब रोग की डिग्री, डिग्री किस लेवल तक पहुंच जाता है कि 100% लेवल, यानी कि रोग अटैक करते ही, उस पे अटैक होते ही पूरा का पूरा पौधा खत्म हो जाता है, तो वो क्या होता है, मोर वायरुलेंट, वायरुलेंट यानी कि बहुत ज़्यादा तीव्र करने वाला रोग कारक होता है, ठीक है। और एवायरुलेंट जिसके अंदर नहीं होता, ठीक है। स्लो पैथोजन और फास्ट पैथोजन होते हैं तो वो इसी टाइप के होते हैं। तो स्लो जो डिजीज होती है वो कम वायरुलेंट होती है, कुछ डिजीज होती है वो ज़्यादा वायरुलेंट होती है। तो वायरुलेंस का मतलब जितना ज़्यादा वायरुलेंस होगा उतनी डिजीज यानी कि एपिडेमिक के होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम नियर होस्ट, इनोकुलम होता है, हिंदी में देखें तो क्या बोलते हैं इसको, इनोकुलम। अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो हिंदी में बोलते हैं इसको निवेश द्रव्य। निवेश द्रव्य सीधी भाषा में मैं इसकी बात करूँ तो क्या करते हैं कि कोई रोग कारक या फिर उसका कोई भाग जो रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है, ठीक है। कोई जैसे फंगस है तो फंगस का उसका कोनिडिया हो गया, माइसीलिया का कोई पार्ट हो गया, या फिर उसके अंदर कोई स्पोर बन गया, तो वो सब चीज़ें, कोई भी रोग कारक का वो भाग या फिर कोई रोग कारक जो एक रोग उत्पन्न करने में या डिजीज या इन्फेक्शन करने में सक्षम होता है, संक्रमण करने में सक्षम होते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन इनोकुलम। अब एक चीज़ सीधी सी बात है इसके अंदर कि जितना इनोकुलम ज़्यादा होगा, कि जितना इनोकुलम ज़्यादा होगा, जितने ज़्यादा रोग कारक पौधे पे अटैक करेंगे तो डिजीज के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी यानी कि अमाउंट, एक तो पैथोजन पौधे पे होगा ही कम, जैसे 4 या 5 स्पोर होते हैं, एक लीफ की सरफेस पे 2 स्पोर हैं, एक लीफ की सरफेस पे 4 स्पोर हैं। तो अब इसमें देखो कि डिजीज में ज़्यादा डिजीज होने यानी कि एपिडेमिक होने के चांसेस इसमें ज़्यादा है या फिर इसमें अपन देखें तो 25%, तो इसके अंदर क्या हो गया 50%, तो इसके चांस ज़्यादा हो गए ना। तो ये क्या होता है अमाउंट ऑफ इनोकुलम, अमाउंट यानी कि कितना, क्वांटिटी उसके अंदर कितना है, पौधे की सरफेस पे जितने ज़्यादा रोग कारक होंगे उतना ही उसके अंदर एपिडेमिक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन। रिप्रोडक्शन का टाइप कैसे डिसाइड करता है, देखो जो मोनोसाइक्लिक डिजीज और पॉलीसाइक्लिक डिजीज होती है उसके अंदर भी रोल क्या होता है रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन ये चीज़ बताता है कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है जिस पैथोजन के अंदर एनुअल क्रॉप के अंदर बहुत सारी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रेट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू फंगस है तो वो क्या करता है, जैसे जितना ज़्यादा उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा डिजीज़ का डिसेमिनेशन भी उतना ज़्यादा होगा। एक तो एयरबोर्न होती है, हवा के द्वारा फैलती है, तो वो एक फील्ड के अंदर फैलने के अंदर उस जो फैलने का जो उसका रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो भी फंगस होती है उस एपिडेमिक के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस होती है फंगस उसके अंदर ये स्टेज क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाइफ के अंदर एक पार्ट ऐसा आता है जब पैथोजन क्या होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने लग जाता है, एक डोरमेंसी में चला जाता है, एक इनोकुलम का निर्माण करेगा, एक डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा, तो कुछ समय के लिए वहाँ पे डिजीज जो होती है वो स्लो चली जाती है, तो एपिडेमिक के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है वो क्या करती है कोलेटरल अल्टरनेट होस्ट पे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती रहती है और एक फील्ड से दूसरे फील्ड में उसमें डिसेमिनेट होती रहती है, तो फैलने के चांसेस इसके अंदर क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ये देखो रिप्रोडक्शन का रोल क्या हो गया समझ में आया, इनोकुलम की क्वांटिटी का रोल क्या रहता है, और वायरुलेंस तो जो जितना ज़्यादा आक्रामक होगा उसका एपिडेमिक के चांसेस भी उसके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इकोलॉजी मतलब उसकी कंडीशन, कैसे सर्वाइव करने का उसका हैबिटेट क्या होता है। तो हैबिटेट की अपन बात करते हैं तो वो क्या होता है एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो
रोग कारक या फिर कोई भी पैथोजन होता है जो पौधे की सरफेस पे सर्वाइव करता है तो उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट, यानी कि उसकी सतह पे रह के भोजन प्राप्त करता रहता है तो वो एक्टोपैरासाइट होता है, जो पौधे के अंदर यानी कि उसके आंतरिक भाग में इंसर्ट करके आंतरिक भाग में प्रवेश करके वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, एब्जॉर्ब करता है, तो उसको बोल देते हैं अपन एंडोपैरासाइट। सीधी सी बात है, जो एंडोपैरासाइट होगा वो पौधे के अंदर बंद रहेगा तो बाहर उसके फैलने के चांसेस कम रहेंगे, तो वो स्लो एपिडेमिक होगा। जो एक्टोपैरासाइट होगा जैसे पाउडरी मिल्ड्यू जो सरफेस पे ज़्यादा ग्रोथ करती है, एयरबोर्न जो जिनकी डिजीज जो होती है तो उसके चांसेस क्या होते हैं उतनी ज़्यादा। तो ये फर्स्ट एपिडेमिक हो जाएगी, ये स्लो एपिडेमिक हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट एपिडेमिक का मतलब एक्टोपैरासाइट, अगर पैथोजन उसकी सरफेस पे ज़्यादा ग्रोथ करता है यानी कि सरफेस पे रहने वाला होता है तो उसमें एपिडेमिक होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ये इसका एक फैक्टर हो गया। मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ द पैथोजन, पैथोजन के स्प्रेड होने का मोड क्या है? देखो, एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। मोड ऑफ स्प्रेड का मतलब किस तरीके से बीमारी फैलती है। तो मोड में देखो, एक्टिव का मतलब हो गया कि एक्टिव पार्ट के अंदर सोइल और सीड, अगर सोइल और सीड के थ्रू अगर कोई रोग कारक फैलता है तो उसको बोलते हैं अपन एक्टिव डिस्पर्जल। ठीक है, एक्टिव डिस्पर्जल में जैसे कुछ सोइल बोर्न डिजीज होती है तो उसके अंदर जैसे फ्यूजेरियम विल्ट की अपन बात कर लें या फिर डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ की बात कर लें, तो जैसे फ्यूजेरियम की मैं बात करूं तो उसके अंदर सोइल के अंदर इनोकुलम रहता है, या फिर पीथियम की अपन बात कर ले, फाइटोप्थोरा की बात कर ले, तो ये सोइल बोर्न डिजीज होती है, इनके सोइल के अंदर इनोकुलम रहता है। क्या करते हैं अपन, जब सोइल का ट्रांसफ़र कर देते हैं एक फील्ड से दूसरे फील्ड पे, जब अपन सोइल ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसके अंदर जो इनोकुलम था तो वो डिजीज़ को उसको कैरी करेगा और उसके अंदर डिजीज़ के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं। दूसरा, एक्टिव डिस्पर्जल, सोइल और सीड के द्वारा जो डिस्पर्जल होता है उसके द्वारा कोई भी एपिडेमिक के होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सोइल के थ्रू फैलना बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है। सोइल के थ्रू या सीड के थ्रू फैलना कम स्लो प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर एपिडेमिक होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये क्या होता है, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ पैथोजन, कि पैथोजन किसके द्वारा फैलता है। अगर सोइल और सीड के थ्रू ही फैलता है तो उसको वो कब फैलेगा, सीड कब ट्रांसफ़र होगा उसका, यानी कि सोइल कब उसमें, हम अब कोई ज़रूरी थोड़ी होता है कि सोइल एक जगह से दूसरी जगह पे हर बार कोई चेंज करता रहता है, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर रोल करती है। देखो, सो सोइल बोर्न के अंदर एपिडेमिक के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, और जो पैसिव डिस्पर्जल होता है, तो पैसिव डिस्पर्जल में क्या होता है, जो एक्सटर्नल एजेंसी की अपन बात कर लें तो वेक्टर, वह क्या क्या हो सकता है, ह्यूमन बींग्स हो सकती है, उसके अलावा क्या होता है, इंसेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, कोई वायरस होता है उसका फंगस हो सकती है, और कोई फंगस होता है उसका निमेटोड हो सकता है। ठीक है, और बैक्टीरिया उसका भी निमेटोड हो सकता है, तो कोई बैक्टीरिया भी उसका वेक्टर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, और एयर सबसे बड़ा रोल क्या करता है, एयर, और उसके बाद में वाटर। ठीक है, रेन भी रहता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं, ये जो एक्सटर्नल एजेंसीज होती है, तो ये क्या होता है, पैसिव मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं, बाहर की एनर्जी से जो डिजीज़ फैलती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पैसिव डिस्पर्जल। तो इनके द्वारा जो फैलने वाले होते हैं तो इनका चांसेस ज़्यादा होते हैं। एयर के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है, एयर के द्वारा जो डिस्पर्जल होता है उसको बोलते हैं पैसिव डिस्पर्जल, और एयर के द्वारा डिजीज़ जो फैलती है उसकी डिजीज़ के एपिडेमिक के होने के चांसेस भी क्या होते हैं, उसके ज़्यादा होते हैं। तो ये सीधा रोल रहता है कि एक्टिव के अंदर कम, और जो पैसिव डिस्पर्जल, ऐसी बीमारियां होती है जो पैसिवली डिस्पर्स होती है तो उसके अंदर एपिडेमिक, उस प्रकार के रोगों का एपिडेमिक होने के चांसेस ज़्यादा। तो पैथोजन का फैक्टर क्या क्या काम करेगा, देखो, लेवल ऑफ वायरुलेंस, ज़्यादा वायरुलेंस तो ज़्यादा एपिडेमिक, ज़्यादा इनोकुलम तो ज़्यादा चांस, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाली फंगस वाली ऐसी डिजीज होती है, या फिर कोई भी पैथोजन जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है तो वो एपिडेमिक भी ज़्यादा करती है। इकोलॉजी के अंदर एक्टोपैरासाइट में ज़्यादा और एंडो में कम। मोड ऑफ स्प्रेड, एक्टिवली जो डिस्पर्स होते हैं उनमें कम, और जो पैसिवली डिस्पर्स होते हैं उनमें डिजीज फैलने के चांसेस, यानी कि एपिडेमिक डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखो, इन्वायरमेंट का रोल क्या रहता है, सबसे बड़ा रोल अपन बात करें तो इन्वायरमेंट का, अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है तो डिजीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डिजीज़ होगी नहीं जब इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं होगा। तो इसके अंदर 2 पॉइंट है अपने अंदर पढ़ने वाले। देखो, मॉइस्चर, टेम्परेचर, और इसके अलावा एक पॉइंट और लिखें तो अपने इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रिएंट। इन्वायरमेंट के अंदर क्या आ जाता है,
एबायोटिक फैक्टर है, तो न्यूट्रेंट भी इसके अंदर आ जाता है। तो कुछ डिजीज ऐसी होती है जिनमें न्यूट्रेंट का रोल भी रहता है। जैसे ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस था, तो उस फील्ड के अंदर पोटेशियम जो न्यूट्रेंट था, पोटेशियम एलिमेंट की कमी थी, तो उस डिजीज़ का एक ये भी कारण होता है कि जहाँ पे पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पे ब्राउन स्पॉट डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि एक एपिडेमिक का रूप ले सकती है अगर लगातार अपनी सॉइल के अंदर पोटेशियम की डेफिशिएंसी है। तो मॉइस्चर का रोल बताया था मैंने, पहले अपने डिस्कस किया। तो मॉइस्चर देखो, मॉइस्चर का क्या होता है कि कोई भी लीफ या सरफेस, कोई भी रोग कारक, उसका एक्टिव होने के लिए उसको मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। वेटनेस ऑफ लीफ सरफेस, तो ये अपन बात करें अपन एप्पल स्कैब डिजीज की, ठीक है। एक एप्पल स्कैब डिजीज होता है, तो उसके अंदर स्कैब देखा भी है तुम लोगों ने, खाते हो तब दिखता है, वो फ्रूट पे मिल ही जाता है। हिमाचल वाले रीजन में ज़्यादा होती है एप्पल स्कैब। तो इसके अंदर देखो वेंचुरिया जो फंगस होती है, उसके चांसेस देखो क्या होता है। उसको फेवरेबल कंडीशन, मॉइस्चर कैसे रोल प्ले करेगा कि उसके अंदर 9 आवर्स वेटनेस ऑफ लीव्स, 9 घंटे तक उसकी पत्ती जो होती है उसके अंदर गीलापन रहना चाहिए, उसके अंदर नमी होनी चाहिए। तो ये देखो नमी किस वजह से होगा, मॉइस्चर की वजह से। प्लस इसके अलावा और मैं बात करूँ तो सोइल बोर्न डिजीज में मैं बताता हूँ कई बार कि ड्राई रूट रोट और एक वेट रूट रोट जो होती है, ठीक है, सॉफ्ट रोट जिसको बोल देते हैं। तो ड्राई और सॉफ्ट की बात करें तो ड्राई मतलब कम मॉइस्चर, ऐसी बीमारियाँ जो लो मॉइस्चर लेवल, वाटर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर होती है, जहाँ पे पानी की मॉइस्चर की कमी होती है, तो वहाँ पे ये डिजीज़ ज़्यादा होती है। तो देखो अपोजिट होना कोई भी चीज़ का कैसा होगा, अगर सोइल के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है तो वहाँ पे ड्राई रूट रोट जैसी डिजीज़ होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। और जहाँ पे वेटनेस ऑफ लीफ, ये बता रहा हूँ फोलियर सरफेस पे जो इफेक्ट पड़ता है वो, और ये बता रहा हूँ मैं सोइल के अंदर इफेक्ट पड़ता है वो। सोइल के अंदर डिजीज़ का एग्जाम्पल ये ले लो, और ये अपने फोलियर डिजीज़ की अपन बात कर लेते हैं, जो सरफेस पे पत्ती के ऊपर यानी कि पौधे के ऊपरी भाग में जो होने वाली बीमारी होती है। तो देखो मॉइस्चर दोनों जगह पे इसको डिसाइड कर रही है कि डिजीज़ होगी या नहीं होगी। अगर ड्राइनेस ज़्यादा है तो एपिडेमिक के चांसेस ज़्यादा होंगे, अगर वहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन रह रही है तो उस वजह से। और इसके अलावा जैसे राइस ब्लास्ट की डिजीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि 85 से 98% उसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब मैं प्री डिस्पोजिंग बताता हूँ कि कोई भी डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए उसके लिए फेवरेबल जो कंडीशन होती है, अपन पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि मैंने प्री डिस्पोजिशन की बात की थी, तो फेवरेबल कंडीशन की बात की थी, तो वो चीज़ें क्या बता रही है, मॉइस्चर लेवल। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में देखो 85 से 98%, यानी कि सरफेस पे 85 से 98% उसके अंदर क्या होना चाहिए, उस लेवल तक इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर होगा, तो वो पैथोजन क्या होगा, एक्टिव होके इन्फेक्शन करेगा पौधे के अंदर। तो मॉइस्चर का रोल सीधा है, ठीक है। टेम्परेचर, प्री डिस्पोजिशन फैक्टर लिखते हैं तो उसमें टेम्परेचर भी लिखते हैं कि कोई डिजीज़ जब डेवलप होती है, जैसे अपन बात कर लें एक वायरस डिजीज़ की बात करें तो वायरस के लिए जैसे 35 डिग्री यानी कि वार्म टेम्परेचर, वार्म कंडीशन, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन जो होती है जो वायरस के लिए फेवरेबल होती है, तो 35 डिग्री। और उसी प्रकार से 37 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो कोई भी बैक्टीरियल जो डिजीज होती है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। फंगस का वेरी करता है टेम्परेचर, जैसे मान लो 22 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, डिसाइड करती है कि डिजीज़ का कितना लेवल हो सकता है, ठीक है। अगर कंटिन्यूस फेवरेबल कंडीशन रहता है कोई डिजीज़ के लिए तो वो उसके चांसेस बढ़ा देती है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ डिजीज़ के जैसे फाइटोप्थोरा की अपन बात करें तो उसके लिए क्या था, फेवरेबल वेदर था क्या, वो मई जून के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मई जून का जो टेम्परेचर था तो उस टेम्परेचर का फेवरेबल होना, ह्यूमिड कंडीशन और क्लाउडी वेदर होना। तो बहुत लो टेम्परेचर होता है तो उस जगह पे इस प्रकार की बीमारियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सीधा सा होता है कि टेम्परेचर का रोल प्लस में मॉइस्चर का रोल, तो ये सीधा इफेक्ट डालते हैं किस पे, डिजीज डेवलपमेंट पे। तो जितना फेवरेबल कंडीशन होगा एक एपिडेमिक के होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा, जितना फेवरेबल कंडीशन कम होगा उतनी ही डिजीज़ के एपिडेमिक होने के चांसेस कम, ठीक है। तो ये मॉइस्चर, टेम्परेचर और न्यूट्रेंट के अंदर बहुत सारे न्यूट्रेंट की बात करते हैं, जैसे नाइट्रेट और नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर होते हैं उसके अंदर देखो नाइट्रेट हो गया और
अमोनियम सल्फेट हो गया, तो अमोनिकल और नाइट्रेट दो टाइप की फॉर्म होती है, तो उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। शुगर केन के अंदर इफेक्ट पड़ता है, व्हीट के अंदर इफेक्ट पड़ता है, उसका राइस के अंदर इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्राउन स्पॉट जैसी डिजीज़ है, उसके अंदर पोटेशियम के ज़्यादा होने की वजह से पोटेशियम कम होने की वजह से उस प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो न्यूट्रिएंट भी रोल प्ले करता है कि इसके अंदर कोई भी डिजीज़ के एपिडेमिक होने के अंदर, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अपन बात कर रहे थे, तो ये चीज़ होती है ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। देखो क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, साइट सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन। साइट का सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। अब एक चीज़ ये होती है कि सिलेक्शन का, साइट का सिलेक्शन करना। एक फील्ड है उसके अंदर एक प्लॉट ऐसा होता है जिसको सिक प्लॉट बोल देते हैं अपन। सिक प्लॉट का मतलब ऐसा प्लॉट जिसके अंदर लगातार अपन एक ही एक फसल को ले रहे हैं और उसके अंदर पैथोजन इतना हो गया कि उसके अंदर सीड जर्मिनेट होते ही वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। तो उस प्रकार का, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में जब पैथोजन पैदा हो जाता है, पैथोजन की इतनी पॉपुलेशन हो जाना कि वो आराम से फसल को बर्बाद कर सकता है, तो उस प्रकार की जो सॉइल होती है उसको बोल देते हैं सिक प्लॉट, सिक सॉइल बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो साइट का सिलेक्शन, अगर अपने साइट का सिलेक्शन ऐसा ही करेंगे जहाँ पे उस रोग कारक के लिए फेवरेबल कंडीशन पहले से ही है, तो वो चीज़ क्या डिसाइड करेगी कि वहाँ पे क्रॉप तो होगी कम और बीमारियाँ होगी ज़्यादा। तो ये काम कौन करता है, ह्यूमन बींग्स। एंड प्रिपरेशन करने का तरीका, अगर अपन सॉइल बोर्न डिजीज ज़्यादा है, उसके अंदर कुछ ऐसे मेथड यूज़ नहीं कर रहे जो कि सॉइल बोर्न डिजीज़ को रिड्यूस करता हो, इनोकुलम को रिड्यूस करता हो, तो उसका क्या करेगा, वो धीरे धीरे उसको इनोकुलम को बढ़ाता रहेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कौन करता है, ह्यूमन बींग्स। यानी कि किसान करेगा तो अपने आप एपिडेमिक के चांसेस बढ़ाता जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रोपोगेटिव मटेरियल, जैसे मान लो कि सीड ले रहे हैं अपन, ठीक है। प्रोपोगेटिव मटेरियल की बात कर ले, सीड, कोई भी सीड है तो सीड की फॉर्म क्या हो सकता है, वेजिटेटिव पार्ट हो सकता है। वेजिटेटिव पार्ट में रूट सूट कुछ भी ले सकते हैं उसकी, ठीक है। तो कलम लगाते हैं, कुछ भी करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट के अंदर अगर डिजीज पार्ट का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, डिजीज़ के चांसेस अपने आप बढ़ गया। सीड, अगर इन्फेक्टेड सीड, हेल्दी सीड की जगह अपन सर्टिफाइड सीड जैसे यूज़ नहीं करेंगे, इन्फेक्टेड सीड अपन यूज़ करेंगे, या फिर उसी क्रॉप के अंदर जैसे बीमारियां आती रहती है और उसी क्रॉप का अपन बाद में सीड के रूप में काम में लेते हैं, तो वो क्या करेगा, अपने आप में एक इनोकुलम तैयार हो जाएगा। तो वो क्या करता है, किस पे डिपेंड करता है कि अपने प्रोपोगेटिव मटेरियल लेते हैं वो बिल्कुल हाइजीन यानी कि हेल्दी है या नहीं, अनइन्फेक्टेड यानी कि ट्रीटेड है या नहीं, ट्रीटेड यूज़ करते हैं या फिर अनट्रीटेड यूज़ करते हैं। तो ये भी काम कौन करता है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। कल्चरल प्रैक्टिसेज, बहुत सारी प्रैक्टिसेज होती है। कल्चरल प्रैक्टिसेज में क्या कर सकते हैं, इरिगेशन मैनेजमेंट, सबसे पहला रोल ये रहता है। कोई डिजीज ऐसी होती है जो वाटर लॉग्ड कंडीशन में ज़्यादा होती है, अपने उसमें फ्लडिंग कर रहे हैं लगातार। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो ड्राई कंडीशन के अंदर ज़्यादा होती है, तो अपने उसके अंदर इरिगेशन प्रॉपर उसमें एडिक्वेट मैनर में अपने उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। बैलेंस यूज़ नहीं हो रहा फर्टिलाइज़र का, न्यूट्रिएंट की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, कल्चरल प्रैक्टिसेस में इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं। कोई भी इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, इन्फेक्टेड फील्ड से ला के और नए हेल्दी फील्ड के अंदर अपन इम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या आती है कल्चरल प्रैक्टिसेस में। तो ये सारा रोल किसका होता है, ह्यूमन बींग्स का। डिजीज़ कंट्रोल मेजर में देखो केमिकली है, बायोलॉजिकल है, किस प्रकार का मेथड है, तो ये भी डिसाइड करता है कि आपने किस लेवल तक उस रोग कारक को कंट्रोल किया है, यानी कि किस लेवल तक। ये चीज़ ये होती है कि अपन बायोलॉजिकली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन फोलियर डिजीज है उसको बायोलॉजिकली, जो जैसे ट्राइकोडर्मा यूज़ करना है मेरे को, तो उसका फोलियर स्प्रे करने के बजाय जो सॉइल बोर्न डिजीज़ पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो मैं उस पर पत्तियों पे छिड़काव करूँगा तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, कंट्रोल मेजर भी कैसा होना चाहिए डिजीज़ के प्रति, उसके सूटेबल मेजर यूज़ करना चाहिए ताकि अपना मैक्सिमम पैथोजन कंट्रोल और अपना जो लॉस जो होता है वो रिड्यूस होता जाए, ठीक है, लॉस कम होता जाए और पैथोजन ज़्यादा कंट्रोल होता जाए। तो ये कंट्रोल मेजर भी डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सा मेथड सूटेबल होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पैथोजन, ये तो सबसे बड़ा रोल रहता है। ये तो करते हैं, क्या करते हैं अपने, क्या करते हैं, जब कोई भी फसल के अंदर दो चीज़ें देखते हैं अपन, दो तो देखते नहीं, एक ही चीज़ देखते हैं, यील्ड। अपने क्या करेंगे,
किसान को क्या चाहिए? उपज। उपज ज़्यादा देने वाली फसल होती है उसको अपन लेके आ जाते हैं कहीं से भी, जैसे कोई अपने रिश्तेदार के कोई रिलेटिव के फील्ड था या फिर उसका कोई ऐसे गेहूं की एक वैरायटी लगाई जिसके मान लो 18 क्विंटल प्रति बीघा से उसका गेहूं निकल गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर ये नहीं देखेगा, उसको सिर्फ 18 क्विंटल दिखेगा कि हाँ 18 क्विंटल गेहूं हो गया। उसका क्लाइमेट नहीं देखेगा कि उसका क्लाइमेट क्या था, उसका इरिगेशन की फैसिलिटी क्या थी, उसका सोइल का सिस्टम क्या था, उसका सोइल का पीएच क्या था, ये सब चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती। उसके लिए मायने रखती है सिर्फ 18 क्विंटल गेहूँ। वो ला के अपने फील्ड में लगा देगा, अपने फील्ड में लगा देगा। और वहाँ पे क्या होता है, एक तो इन्वायरमेंट उसके लिए फेवरेबल नहीं होता, प्लस उस गेहूं के अंदर वहाँ पे एक ऐसा रोग कारक था, उसके लिए वो जगह उसके लिए फेवरेबल नहीं थी। लेकिन जब उसको ट्रांसफ़र कर दिया नई जगह पे, तो वहाँ पे उसके लिए कुछ कंडीशन ऐसी थी जो उसकी पीएच को मान के चलो, जैसे उसके अंदर विल्ट का डिजीज़ का अपन मान लेते हैं कि वहाँ पे उसके लिए पीएच फेवरेबल नहीं था, वहाँ पे एल्केलाइन कंडीशन थी और यहाँ पे एसिडिक कंडीशन है, तो वहाँ पे फ्यूजेरियम जैसा पैथोजन था वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा अपने आप में, उस जगह पे वो नए रूप ले लेगा और वहाँ पे डिजीज़ बढ़ाने लग जाएगा। यानी कि वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया और वो क्या करेगा, वो प्रोडक्शन के साथ साथ में एक नया रोग कारक भी इंट्रोड्यूस कर लेता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ह्यूमन बींग्स यानी कि ह्यूमंस का सारा रोल होता है कि ये किस प्रकार से एक डिजीज़ को एक एपिडेमिक बना देता है, एक स्पोरेडिक डिजीज़ को भी, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और होती है, देखो मेजरमेंट ऑफ प्लांट डिजीज एंड यील्ड लॉस। यील्ड लॉस ये अपने प्रैक्टिकल के अंदर भी दे रखा है, प्लस ये अपने थ्योरी के अंदर भी है। यील्ड लॉस को कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो यील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लॉस कितना हो रहा है। लॉस असेसमेंट एक नाम लेते हैं, मूल्यांकन करना लॉस का। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ मेजरमेंट होते हैं कि डिजीज़ को नापते और मापते कैसे हैं कि किस लेवल तक हो रहा है, 100% हो रहा है, 50% हो रहा है, 10% हो रहा है। तो ये अपने नेक्स्ट क्लास में अपन इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो अपने एक बार फैक्टर तो अपना हो गया कंप्लीट कि डिजीज़ का एपिडेमिक और एपिडेमिक को इफेक्ट करने वाले कारक। अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके लॉस और लॉस असेसमेंट या फिर इसके मेजरमेंट का। थैंक यू।